नमस्कार। 20 के चुनाव से पहले सियासत के अलग अलग अध्याय लिखे जा रहे हैं, क्योंकि एक और जहां 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी उत्साह के रथ पर सवार है, तो वहीं दूसरी ओर सवाल यह है कि आगे के चुनाव में दूसरी पार्टियां क्या कुछ करेंगी। एक और एनडीए बनाम एनडीए गठबंधन की भी जो लड़ाई है वो सामने है। अब 3 राज्यों की हार के बाद बयानों में कुछ नरमी दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि टेबल पर बैठकर इस पर चर्चा की जाएगी। पहले वो यही कहते थे कि जो चुनाव है वो कांग्रेस लड़ने में सक्षम है। दूसरी ओर आफ्ताब अहमद जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भले ही 3 राज्यों में कुछ हुआ हो, लेकिन हरियाणा की फिजा अलग है, हरियाणा के मुद्दे अलग है, हरियाणा में लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो क्या 3 राज्यों का हरियाणा में असर नहीं होगा, और क्या अब हरियाणा में बीजेपी बनाम एक बड़ा गठबंधन दिखाई देगा? उस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वंदना पोपली हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा वेद प्रकाश विद्रोही हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विजेंद्र रेड्डू है इंडियन नेशनल लोकदल से। निवान शर्मा है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। 2 बातें निकल कर आई। आफ्ताब अहमद कह रहे हैं कि हरियाणा का मूड अलग है, कि हरियाणा में परिवर्तन चाहते हैं। ये बात तो छत्तीसगढ़ में भी हो रही थी, ये बात तो माफ कीजिएगा, ये बात तो मध्य प्रदेश में भी हो रही थी कि परिवर्तन चाहते हैं। तो वैसा हुआ तो नहीं। और दूसरा, ये अब टेबल पर बैठने की बात हो रही है, कुछ सुर बदले हैं क्या, ये माना जाए? वरुण जी, आपको, बहन वंदना पोपली जी को, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई निवान शर्मा जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी समझ है। उनकी कृपा है हम पर कि हमें छींक भी आ जाती है तो वो मुद्दा बना देते हैं। और भाजपा में हरियाणा में चाहे कितनी गुटबाजी हो, जजपार वो कितने ही लड़ते हो और अकेले लड़ने की बात करते हो, उसकी चर्चा नहीं। कल आप डिबेट में नहीं थे ना? कल जजपा पे डिबेट थी। नहीं, मैं सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूं। कल की डिबेट जेजेपी पे थी। मैं बात सुन लीजिए, आपकी बात को ही पुष्ट करूंगा। हाँ। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप किस पर चर्चा करते हैं, किस पर नहीं करते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता पहले भी वही बात कह रहे थे, आज भी वही बात कह रहे हैं। पहले भी यही कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और हाई कमांड जो भी निर्णय करेगा उसका हम पालन करेंगे। देखिए, 2019 अगर जो लोग समझते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, उनको मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम 2019 में 10 की 10 सीट हारे। एक सीट को छोड़कर, हिसार को छोड़कर, हर जगह नंबर 2 पर हम ही रहे। चाहे हम बुरी तरह हारे, चाहे नजदीकी हारे। इनेलो जजपा भी एक थी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। आप पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा। सभी दलों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चुनाव लड़ा और जनता ने, हरियाणा की जनता ने हमें हरा कर भी हमें ही नंबर 2 की पार्टी माना। इसका मतलब क्या है कि हम 2019 में जब हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम थे, तो 2024 में ऐसा क्या हो गया कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं रहे? तो जो हमारे नेता कह रहे हैं हम चुनाव लड़ने में सक्षम है, वो सही कह रहे हैं। दूसरी बात, हमने कभी नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ फैसला होने के बाद मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने हर बार ये कहा है, भूपेंद्र हुड्डा ने भी यही कहा है कि अगर हाईकमांड आदेश देगा, आज आप पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोगी है, टिकट बंटवारे में अगर आप पार्टी के हिस्से में हरियाणा में कोई सीट आती है और मिलकर चुनाव लड़ता है, तो हम पूरी ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ न केवल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अपितु उनको जिताने का भी काम करेंगे। तो जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि किन राज्यों के अंदर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किन कर नहीं लड़ेंगे, कम से कम कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तो ये नहीं कहा है, राष्ट्रीय स्तर के नेता ने, कि हम हरियाणा में गठबंधन ही नहीं करेंगे। उल्टा हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने 2-3 दिन पहले कहा कि हम पंजाब की 14 की 14 सीट लड़ेंगे, 13 प्लस चंडीगढ़, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। हमने तो नहीं कहा भाई, जब तक गठबंधन नहीं का फैसला नहीं हो जाता, तब तक हर दल को, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आप पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है या दूसरा दल है, अपना अपना दावा करने का और अपनी अपनी बात रखने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अब 17 या 18 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक होगी। आज बैठक हो रही है, उसमें प्रारूप तैयार हो जाएगा और मैं समझता हूं दिसंबर में नहीं तो 15 जनवरी तक ये तय हो जाएगा
कि कौन सा दल कहां चुनाव लड़ेगा, हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, हमारे मुद्दे क्या होंगे, ये सब बातें 15 जनवरी तक क्लियर हो जाएगी। और आज भी, कल तक सभी लोग कह रहे थे वो इंडिया गठबंधन बिखर गया, आलोचना हो रही है, पर आज सभी दलों के नेताओं ने कहा है कि हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी सकारात्मक बात है और रात को आज जो बैठक होनी है उसमें और सकारात्मक बात आएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जिन भी दलों से हरियाणा में गठबंधन होगा, हम ईमानदारी और प्रतिबद्धता से उसको निभाएंगे। अब फैसला ये हाईकमांड को करना है, इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी को करना है कि भाई कहां कौन मिलकर लड़ेगा, कहां कौन मिलकर नहीं लड़ेगा। हम किसी काम में नहीं। ठीक है जी, विस्तार से आपने अपनी बात यहां पर कह दी। वंदना पोपली, देखिए प्रश्न ये है कि क्या तेवर नरम पड़े हैं? वो कह रहे हैं हमारा तो स्टैंड पहले जैसा ही है। और दूसरी बात ये, हरियाणा की तासीर मध्य प्रदेश से अलग कैसे, मुझे ये बताएं। वरुण, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, उन्होंने सबसे पहले आप पे आरोप लगा दिया कि हमें छींक भी तो आदत हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि छींक भी आई है और जुकाम भी हो गया है, और ये पूरे भारत को दिखाई दे रहा है। और जहां तक तेवर की बात है और सुर बदले हुए हैं, यहाँ तो तेवर छोड़िए, तेवर तो बदले हुए हैं, साथ में सुर भी बदले हुए हैं। आप ये देखिए कि इतने समय से कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता, उनसे जब भी आप प्रश्न पूछते थे, मीडिया के द्वारा प्रश्न पूछा जाता था, तो ये बोलते थे कि नहीं जी, हम तो हरियाणा में सक्षम है, हम अकेले लड़ सकते हैं। हुड्डा जी क्या कहते हैं, अभी आपने जो स्टेटमेंट बताई है, वो कह रहे हैं कि हम मीटिंग के बाद तय करेंगे। और मोदी जी ने अपनी पूरी स्टेटमेंट में आधी स्टेटमेंट इस बात पर बताई कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो इनका है, उसमें बातचीत होगी, हमारी मीटिंग हो रही है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो ये सुर बदले हुए हैं, तेवर बदले हुए हैं, वो समझ आता है। ये पहले बहुत शोर मचाते थे कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपनी स्थिति भी यहाँ पर पता चल रही है। जहां तक बाकी राज्यों से यहाँ पर स्थिति कहाँ से अलग दिखा रहे हैं, इनको ये सोचना पड़ेगा कि दो दो राज्य में सिटिंग जो इनकी सरकार थी, वहां से वो हारे हैं। एक राज्य में जहां पर वो सत्ता परिवर्तन की बात करते थे, वहां पर ये जो है सत्ता परिवर्तन की बात तो छोड़िए, नंबर कितना आया वो हम सभी ने देखा। उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं हमारे द्वारा कराए गए विकास कार्य। लेकिन आज मैं इस पर बात ना कर इनके गठबंधन पे ये बात कर लेती हूँ। मुझे लगता है ममता बनर्जी जी ने किस तरह से वो एकदम से बरसी कि कांग्रेस की तरफ की वजह से सब कुछ हुआ और ये सीटों का समन्वय नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं तेवर नर्म हुआ है। लेकिन विद्रोही जी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता के सामने आपके गठबंधन की सच्चाई है। भाई, आपस में एक दूसरे के फायदे के लिए आप एक गठबंधन बनाते हैं, ये देश की जनता के लिए फायदा नहीं है, ये आपके अपने फायदे के लिए, अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए, अपने घोटालों को एडजस्ट करने के लिए गठबंधन है। और ये पूरे के पूरे भारत को पता, और उसका मुंह तोड़ जवाब आपको दिया। और दूसरी बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी, एक बार कर्नाटका में जब आप चुनाव जीते तो आपने एक बार कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट से निकली, और वहां पर क्या हाल हुआ, और हरियाणा में ठीक है वंदना जी, विद्रोही जी, तो वहां पर भी क्या हाल होगा आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक ही लाइन कहूंगा, क्या आपने कभी किसी डिबेट में मेरे से सुना कि हम गठबंधन होगा तो सहयोग नहीं करेंगे? मेरा स्टैंड हर बार यही रहा है, आपके साथ में कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं। तो बहन, कम से कम मुझे शामिल ना करें, मुझे आप उस आरोप में शामिल ना करें, मेरा तो इतना ही कहना है। चलिए ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी, भाई कांग्रेस वालों को छींक भी आती है तो हम डिबेट कर देते हैं। हालांकि कल जेजेपी वाली छींक में उस चर्चा में आप भी शामिल थे। चलिए मैं मूल प्रश्न पे आता हूं। मेरा प्रश्न ये है, क्या वाकई कांग्रेस जस के तस मोड में है? जैसे आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि टेबल पे बैठ के बात कर लेंगे। पहले तो वो ये कहते थे हम सक्षम हैं, और वो गिनवाते थे आदमपुर में क्या हुआ आम आदमी पार्टी का, दूसरी बातें गिनवाते थे। क्या कुछ तेवर ढीले पड़े हैं? देखिए भाई, इन्होंने कर्नाटका को जीता और फिर हिमाचल को जीता तो इनका खून गाढ़ा हो गया, और एक ही झटके में इनके खून को पतला कर दिया गया। इतना जल्दी खून पतला हो नहीं सकता। वो हार्ट के लिए अच्छा रहता है पतला खून। हाँ, हार्ट के लिए अच्छा रहता है, गाढ़ा ज्यादा हो गया था। अब वही खून गाढ़ा भाजपा का हो गया है। ये 3 स्टेट, तो वही सेम तरीके से इनका भी खून गाढ़ा हो गया है। और अगले
इनका हो जाएगा। पब्लिक यदि किसी का खून गाढ़ा करती है तो तुरंत कर देती है। इतना ज्यादा इनको भी अभिमानी नहीं होना चाहिए कि 3 स्टेट जीत की अच्छी बहुमत से, तो इसका मतलब तो आपने इंडिया को ही जीत लिया। हर इलेक्शन की तासीर है और इलेक्शन का माहौल अलग होता है। दूसरी बात जो मूल प्रश्न था, कांग्रेस पार्टी ने जो है ना, ये कहूंगा हिंदुस्तान को याद रखे और ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के इतिहास में काले पंतों, ये बड़ा गोल्डन चांस कांग्रेस पार्टी के लिए था। 6 महीने बाद इलेक्शन आने थे, भी कहाँ खाली रहते थे, और इस इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन सिर के ऊपर था, तो इस इलेक्शन पूरा जोर लगा, पूरी मेहनत करनी थी कि इस इलेक्शन का प्रभाव निसंदेह कोई नहीं रोक सकता 2000 इलेक्शन पर पड़ेगा। और यहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजस्थान में ये बात कही थी कि यहाँ राजस्थान में हम अपनी सरकार बनाएंगे और इसका प्रभाव क्या नहीं जाएगा। तो अब सरकार नहीं बनी तो क्या अब प्रभाव जाएगा? कोई बाउंड्री बना दी तो प्रभाव नहीं आएगा। तो देखिए उनका एक प्रभाव आएगा। और कांग्रेस एक डिबेट में मेरे को भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था, मुझे याद है वो वर्डिंग, कि इनेलो पार्टी जो है शक्कर की प्रात भर करके लेकर के घूम रही है और इनकी शक्कर कोई खाने वाला नहीं है। अभय सिंह चौटाला जी कहा करते थे कि हम जो है ना समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम तो समझौता करना चाहते हैं। तब इनका जो है ना पारा आसमान पर था और ये कहते थे हमें नहीं जरूरत, हमें नहीं जरूरत। तो अब हमें भी जरूरत नहीं है, अब हमें भी जरूरत नहीं है। अब हरियाणा प्रदेश में देखिए, अब तो ये शक्कर की प्रांत ये लेकर के घूमेंगे। इनकी शायद शक्कर बहुत कम लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि इनकी असली औकात जनता के सामने आ गई है। और वो यहाँ यदि अच्छे तरीके से चुनाव लड़ते, क्या आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल पर बैठ के विद्रोही भाई से, हमारे बड़े भाई हैं, यदि अभय सिंह चौटाला को प्रचार में राजस्थान में उतारते, क्या वो बेनिफिट नहीं देते इनको? या दूसरे अन्य नेताओं को उतारते, क्या केजरीवाल को उतारते, वो बेनिफिट नहीं देते? अरे इनको सेमीफाइनल तो करते रहे, लेकिन जोर लगाया नहीं, तमाशा देखते रहे बैठ करके और थाली में डाल करके। नहीं रेणु जी देखिए, एक बात बताइए, जब विद्रोही जी दसियों बार यहाँ बैठ के स्पष्ट कर चुके हैं कि वो सिर्फ लोकसभा का गठबंधन है, तो फिर अभी क्यों ले जाए भाई प्रचार में? अब मुझे एक बात बताइए, आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 165 सीटें, 115 सीटें, और उसमें छत्तीसगढ़ में कितनी जीती है इन्होंने? 53। ये 53 जीते, इतनी सीटें जीत गई। इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां का इनका एमएलए बन गया, क्या वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा हार देगा? क्या ये लोकसभा हार दे? जो ताजा एमएलए बना हुआ लोकसभा हार देंगे क्या? 70 लोकसभा सीटें 3 स्टेट की, मेरे भाई कहां से हुए हो? 70 लोकसभा सीटें हैं और इतनी सीटें इन्होंने जितनी, कम से कम 165, 115 और 53, ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो इनकी पक्की होगी, इनमें भी कितने लोकसभा आ जाएंगी? ये विचारणीय बात है। लेकिन अभी वक्त है, यदि ये बिल्कुल सच्ची आत्मा से फिर करें तो कुछ क्रिसमस कर सकते हैं। बहुत बड़ा गोल्डन चांस इन्होंने खो दिया। 5 सेकंड और लेता हूँ। अभी देखिए हरियाणा प्रदेश के जो हालात है, अब तो ये शक्कर की प्रांत लेके घूमेंगे। हरियाणा प्रदेश में अब 2 पार्टी बची है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन 2 पार्टियों के बीच में होने जा रहा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, जेजेपी खत्म हो चुके हैं। अगर किसी कोई इज्जत के साथ इलेक्शन लड़ेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेंगी। हमारा मुकाबला होगा, इनेलो की सरकार बनेगी। ये चाहे तो हमारे साथ आएंगे तो बात करेंगे, देखेंगे टेबल पर बैठ के। चल ठीक है भाई। निवान, जिस बात से चर्चा शुरू हुई थी, अब हरियाणा में गठबंधन की आपको कोई आस बढ़ी है? टेबल पे बैठने की संभावना बढ़ी है क्या? उनकी चर्चा या उनकी डिटेल्स जो हैं या उनके बारे में कोई भी डिस्कशन किसी एक व्यक्ति विशेष से ना सीमित हो सकती है ना बाधित हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो शख्सियत है ना भाई हरियाणा में। नहीं, देखिए सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही नहीं, कोई भी अगर कोई बड़े से बड़ा नेता भी एक इंडिविजुअल स्पेस में कोई कमेंट करता है तो उसका रेलेवेंस इतना ज्यादा नहीं होता है एक अलायंस पे जिसके अंदर 28 पार्टियां हैं। देश की 28 राजनीतिक दल जहां पर बैठकर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे किसी भी स्तर के इंडिविजुअल नेता का कोई भी दिया गया बयान जो उस अलायंस से अभी एसोसिएटेड नहीं है, मायने नहीं रखता।
नंबर 1। नंबर 2, हमने ना तब इस बात पर तवज्जो दिया था जब उन्होंने कहा था कि हम सक्षम हैं, ना हम अब इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं जब उन्होंने कहा कि हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे। देखिए, हर पार्टी में हर तरह के वॉइसेस होती हैं और होनी भी चाहिए। डेमोक्रेसी में हर वॉइस को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में विद्रोही जी जैसे नेता भी हैं जिन्होंने एक अलायंस का और एक इंडिया अलायंस के ऊपर मैं जितना कोई इनके साथ डिबेट किया, कभी भी इन्होंने मर्यादा को नहीं लांघा है किसी भी हमारे किसी भी मीटिंग की, किसी भी अलायंस की। तो ऐसे नेता भी हैं और एक इंडिविजुअल तौर पे स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेता भी होते हैं जो अपने बारे में पहले सोचते हैं, बाद में सिस्टम और देश के बारे में सोचते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो इस समय मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि देश का जो संविधान है वो खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है और उसके सबसे बड़े भुगतभोगी हम हैं, क्योंकि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी पावर से मिसयूज कर उसको बदल दिया गया और हमसे सारी शक्तियां छीन ली गई। दिल्ली में आपने देखा, हम कभी भी ऐसा, हमारे लिए आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ संविधान इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऐसी पार्टी आज सत्ता में है जो अपने पावर का मिसयूज करने की पूरी क्षमता रखती है और उसने करके दिखाया, उसको आज सत्ता से हटाने की जरूरत है। गारंटीज ये लोग दे रहे हैं, गारंटीज इनका शब्द नहीं है। क्या 2014 में जो इन्होंने दिया था वो गारंटी नहीं थी, वो वारंटी थी? क्या उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हुई थी इन्होंने? आज जो इनको 10 साल के बाद में गारंटी देके इन लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया है इन्होंने 10 साल और सिर्फ अपनी ताकत का मिसयूज करके इन्होंने सरकारें गिराई हैं। इन्होंने विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की जरूरत की है, कोशिश की है, जिसके खिलाफ आज खड़े होने की जरूरत है, जिसमें हम सब साथ हैं। ऐसी सभी पार्टियां, देश की 28 पार्टियां ऐसी साथ में है जो डेमोक्रेसी के लिए, हरियाणा में भी सब साथ है, मैं मान लूं, मैटर नहीं करती। चलिए ठीक है, हरियाणा में सब साथ है, मान लूं मैं, बिल्कुल साथ हैं, हर जगह साथ हैं, पूरे देश में साथ हैं। जहां पे जो लोग डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विद्रोही जी, भाई देखिए, दो बातें, एक तो विजेंद्र रेड्डी जी ने बताया कि आपने गोल्डन चांस खो दिया, अगर आप ले जाते नेताओं को तो कितना फर्क पड़ता, कितने नए विधायक बन गए बीजेपी के। और दूसरा, जैसा आपने सुना, निवान बता रहे हैं कोई एक आदमी तय करेगा नहीं कि कैसे लड़ना है, या किसी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट इस मामले में बहुत प्रभावी नहीं है। वरुण जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, ना किसी एक दल का ना किसी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट को अंतिम है। हाँ, राय रखने का सबको अधिकार है और हर एक दल, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके स्टेट लीडर अपनी राय रखते हैं, पर राय के अलावा कोई महत्व नहीं है। मैं पहले दिन से ही मेरा यही स्टैंड रहा है। और अगर हमारा कोई प्रवक्ता डिबेटों में आकर लंबी चौड़ी हाँक रहा था तो वो अपनी सीमाएं भी लांघ रहा था और पार्टी के विरोध में भी बात कर रहा था। मैं तो बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब पार्टी ने फैसला कर रखा है कि जो भी फैसला होगा इंडिया अलायंस के संदर्भ में 28 दलों का, वो इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। कि भाई हम इतना कह सकते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हरियाणा में समझौता होगा या नहीं होगा, हरियाणा में अलग अलग लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, यहां तक तो आप कह सकते हो, जब तक, क्योंकि ये फैसला तो ऊपर होना है। तो ये बेकार की बातें हैं। और जहां तक रेड्डू साहब को मैं बताना चाहता हूं, देखिए, हार जीत चुनाव में चलती रहती है। रेड्डू साहब, हम हार कर भी भाजपा से 10,64,000 वोट ज्यादा लेकर आए हैं। ये भी आप हमारे को राइट ऑफ करना चाहते हैं। मतलब ईवीएम तो हैक नहीं है ना, आपको ज्यादा वोट मिले हैं। मैं चक्करों में नहीं पड़ता, मैं इन चक्करों में ही नहीं पड़ता। चलिए, अच्छी बात है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप दावा कर लें। मैं तो पूछता हूं बस। आपने पहले इनका जवाब दे दूं। रेड्डू साहब ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव, देखिए रेड्डू साहब, लोकसभा चुनाव जब होंगे तो वो की वो कंस्टिट्यूएंसी है, वोटर भी वो के वो हैं और विधायक भी वो के वो रहेंगे। अब आप वोट वाइज एनालिसिस कर लें, राजस्थान में ही कर लें। राजस्थान में जो चुनाव का जनादेश आया है, हमें 69 सीट मिली है, इनके 115 मिली है। अगर आप उसको लोकसभा में बांटेंगे तो लोकसभा का रिजल्ट ये होगा इन चुनाव के आधार पर कि भाई 14 सीट तो बीजेपी जीतेगी, 11 सीटें हम जीतेंगे। अब आप आ जाइए मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार 24 सीटें भाजपा जीतेगी, 5 सीटें हम जीतेंगे।
अब आप आ जाइए छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट है लोकसभा वाइज, उसका यह कि 8 सीटें भाजपा जीतेगी, 3 सीटें हम जीतेंगे। अब आप आ जाइए तेलंगाना का। तेलंगाना का जो लोकसभा वाइज रिजल्ट है, उसका रिजल्ट यह है कि 9 सीटें हम जीतेंगे, 7 सीटें वो जीतेंगी बीआरएस, क्या बोलते हैं बीआरएस, और बीजेपी 0 सीट जीतेगी। तो इस सारे में भी जो इन सारे राज्यों में 82 सीटें हैं, 4 राज्यों में, अगर आप उन चारों राज्यों का परिणाम निकाल ले तो हम 28 सीट जीत रहे हैं और भाजपा 62 या 63 सीट जीत रही है। माफ करना, हो सकता है मेरे थोड़ा गणित में थोड़ी गलती हो गई हो तो 1-8 सीट की, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है मेरे पास इस समय। तो ये तो आप हम भाजपा की कम से कम 19 से 22 सीट कम कर रहे हैं इस जनादेश के बाद भी ना। मैं एक मिनट, इस जनादेश के बाद भी 22 सीट हम कम कर रहे हैं। और अगर हमारा गठबंधन होगा तो आप अंदाजा लगाइए हमारी ताकत बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगली बात, बहन वंदना पोपली जी ने बड़ी सुविधा के साथ हम पर आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। बहन जी, आप कह सकती हैं, आपका अधिकार है, मैं आपके अधिकार पर चुनौती नहीं दे रहा, पर क्या आपने कल बयान पढ़ा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आदित्य चौटाला जो देवीलाल के पोते हैं वो आपके ही जिलाध्यक्ष हैं, और श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जो देवीलाल जी के परपोते हैं वो आपके गठबंधन सहयोगी हैं जजपा में। क्या बयान दिया है? वो दोनों कह रहे हैं कि ये रिश्वतखोर है, एक दूसरे पर कमीशन खोर है, भ्रष्ट है, लुटेरे हैं। आपका गठबंधन एक दूसरे पर खुलेआम गालियां बक रहा है। आप तो सत्ता में है, हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा से बाहर नहीं कर रहा। जब आपके गठबंधन सहयोगी आपको लुटेरा, भ्रष्ट, कमीशन खोर कह रहे हैं तो आप हम पर तो उंगली उठा रहे हैं, पर कृपा करके अपना भी आत्म विश्लेषण कर लें। और उससे आगे जा रहा हूं, आपको जो जजपा के विधायक है भाई राम कुमार गौतम जी, वो तो मुख्यमंत्री के सामने आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए क्या कह रहे हैं कि इससे बड़ा लुटेरा भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है, सारे हरियाणा का माल पी रहा है। रामनिवास जो आपके विधायक है जजपा, विद्रोही जी 1 मिनट मांगा था आपने। अब सुरजन ना, मैं खत्म, लास्ट बात, सुरजन खेड़ा क्या? तो बहन जी, हम पर आरोप लगाने से पहले अपना भी आप ठीक है, वंदना माफ करना ज्यादा समय, माफ करना ज्यादा। देखिए, सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी का ही जवाब दे देती हूँ कि ठीक है, आपने लोकल स्तर की राजनीति के 1-2 बयान सामने लेकर आ गए, लेकिन इतना समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी ऐसे है जिसकी टॉप लीडरशिप लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए कोर्ट केसेस में जा रही है, चाहे केंद्र की बात कर लीजिए चाहे हरियाणा की। तो मुझे लगता है वो ध्यान रखना चाहिए, बजाय कि आप जो बयानों को कोट करते हैं उसकी बजाय मैं केस को कोट कर रही हूँ। इतना अंतर आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आप जो है यहाँ पर आपने जो वोट परसेंटेज की बात करी, आपने कहा कि हमारे 10 लाख जो वोट हैं वो हमारे जो आप टोटल 40% अपना बताते हैं हमारे वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो मुझे लगता है पिछली बार का भी वोट परसेंटेज आपको देख लेना चाहिए कि पिछली बार का बीजेपी का और कांग्रेस का वोट परसेंटेज क्या था। देखिए, हार को आप ढकने की कोशिश करें कि हमारे तो जी इतने वोट आए, लेकिन ये बड़ी बात है कि लोकतंत्र में अगर आपकी हार हुई है तो इसका मतलब जनता ने आपको नकार दिया, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और जहां तक अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं जब भी उनकी बात का जवाब देती हूँ तो ये प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मेरी बातों का जवाब दिया जा रहा है, इसका मतलब मैं इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन आपकी बात ही इस तरह की होती है कि समझ नहीं आता आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को आप खतरे में, लोकतंत्र को खतरे में बता देते हैं, संविधान को खतरे में बता देते हैं, लेकिन क्या उस कांग्रेस जिसने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराई, उसके साथ आप जाने को तैयार हो जाते हैं? तो आपके लिए लोकतंत्र नहीं होकर लोकतंत्र है। ये आपके मंत्री जिस प्रकार से जेल में है वो वहां पर पता चल जाता है। आपने अभी, जहां तक मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने हुड्डा जी के बयान को सिरे से नकार दिया था। लेकिन ये समझना पड़ेगा वरुण, यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये आपस में साथ में जाने की बात करें या जो भी कुछ कहें, लेकिन इतना समझना पड़ेगा कि कांग्रेस आज अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ चली जाए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपस में जिस प्रकार से गिराने को लगे हुए हैं, आपस में कांग्रेसी एक नहीं होते, एक के प्रोग्राम नहीं जाता, दूसरे के प्रोग्राम में नहीं जाता। कोई कहता है ये ऑथेंटिक प्रोग्राम है, कोई कहता है ये पार्टी का ऑथेंटिक प्रोग्राम है। तो आपस में इनकी जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, पहले आप खुद चल लें, वो ज्यादा जरूरी है। गठबंधन के साथ भी चलिए, हमें कोई एतराज नहीं है, कितनी भी पार्टी आई,
हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और हमें जनता ने स्वीकार किया और आगे भी स्वीकार करेगी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर गठबंधन की बात करें, आपस में साथ चलने की बात करें या ना करें, लेकिन उसके पीछे जो मंशा है, जो नियत है, वो जनता बहुत अच्छे से समझती है। ठीक है, ठीक है। नहीं विद्रोही जी रुके, नहीं विद्रोही जी, एक लाइन केवल सर प्लीज। वरुण जी, ये देश भर के भ्रष्टाचारियों को कौन संरक्षण दे रहा है? नला दलाकर वॉशिंग पाउडर में कौन ला रहा है? आप ही बता दें, मुझे बताने की जरूरत नहीं। रेणु जी की बारी है, ठीक है। नहीं अरे नहीं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपालों को क्या कहा है और कौन लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा है। चलिए विजेंद्र रेड्डी जी। हाँ देखिए वरुण जी, ऐसा है, चलो बात तो सभी करते हैं। ये कमीशन वाली जो बात कही निवान ने, बिल्कुल सत्य बात है। आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश के हिसार डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से ठेकेदारों ने धरना और प्रदर्शन देकर के ये कहा था कि 40% कमीशन देकर के हम काम को कैसे करें, काम तो खराब होगा ही होगा, हर जगह कमीशन लिया जा रहा है। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले अपने सेक्शन में कहा नहीं, था, मेरा प्रश्न है उसमें, रेणु साहब मेरा प्रश्न है उसमें, मैं क्योंकि चर्चा का विषय जो है वो ये है इंडिया गठबंधन, पहले ये बातें थी और ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते ये गठबंधन हो। आप तमाम आम आदमी पार्टी और इनेलो के नेताओं ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते हरियाणा में ये गठबंधन हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि बीजेपी को हराया जाए। अब संभावनाएं बन गई हैं क्या? देखिए वरुण भाई, कह नहीं रहे थे, हमारी कैथल में रैली की थी, सम्मान दिवस ताऊ देवीलाल का हमने कैथल में मनाया। उस रैली में आदरणीय खड़गे जी को भी निमंत्रण देने का काम किया गया था और नीतीश जी को भी निमंत्रण देने का काम किया गया। इस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 दिन दिल्ली में बैठ करके सभी नेताओं को उस सम्मान दिवस में पहुंचने के लिए रोकने का काम किया था, वो हमें याद है, वो सभी को याद है। तो वो जो घमंड था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, मेरा मानना यह है यदि इन राज्यों के परिणामों को देख करके इस घमंड को छोड़ दे और फिर ये जो मौका तो खो दिया, लेकिन अब भी वक्त है 5-4 महीने का, अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो घमंड को छोड़ करके इनको आगे नहीं। तो आज के बयान से आपको लगा कि अब तेवर ढीले हो रहे हैं, मामला नरम पड़ रहा है? मैंने तो पहली बार में ही कह दिया था कि अब ये शक्कर की प्रांत लेकर के घूमेंगे, कोई खाएगा या नहीं खाएगा अब उनकी मर्जी होगी। आप खाएंगे नहीं खाएंगे होगी, अब पहले उनकी मर्जी। देखिए वही बात फिर शीर्ष नेतृत्व पर चली जाती है, बस शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेगा क्या नहीं कहेगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हमें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मेरा व्यक्तिगत विचार है, पार्टी हमारी हाईकमान क्या करता है हम उनके साथ है, बिल्कुल। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि जिस व्यक्ति ने इतना अपमानित करने का काम किया हो, अभय सिंह चौटाला ने बार बार कहा कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, सम्मान दिवस के लिए निमंत्रण भी देने का काम किया, और फिर वो आदमी बैठ करके ये कहता है कि नहीं जाना, उसके सम्मान दिवस में आप लोग नहीं जाएंगे। तो मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पहले मैंने कहा नहीं, बस 5 सेकंड और फिर दे दो मेरे को। देखिए ये अधिकारी थे, मैंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में इनेलो और भाजपा के बीच में चुनाव होने वाला है बदला। और भाजपा पार्टी के हालात ये हैं, ये शायद आपको दिखाई दे जाएगी, मैं और नजदीक कर देता हूँ। ये आज की न्यूज है, मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन हरियाणा मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन। ये एनसीआरबी की आज की रिपोर्ट आई हुई है। 114 पीपल डेली सुसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, 114 पीपल डेली के सुसाइड कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट का आपने देख ही रखा है क्या हालात है। और कुछ दिन पहले आता हरियाणा प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1। ठीक है रेणु जी, प्लीज। शिक्षा का आपने देखा ही था, शिक्षा ने जिस प्रकार से हरियाणा हाईकोर्ट ने इंडिया के इतिहास में किसी सरकार के ऊपर जुर्माना लगाया शिक्षा के लिए, तो वो हरियाणा नंबर 1 बना। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जनता तंग आ चुकी है, इन्होंने कोई जन हितैषी नीति नहीं लागू की। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तर्क के साथ बोल रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला 2024 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है निवान, मूल प्रश्न पे आ रहा हूं मैं कि अब जब संवाद की बात हो रही है, हरियाणा में सभी दल एक साथ आ सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, संभावनाएं अभी हैं? नहीं सर, हरियाणा स्टेट इलेक्शंस अलग हैं, वो बाद में है। अभी मैं लोकसभा की बात लोकसभा में बता दीजिए। हाँ, लोकसभा में इंडिया अलायंस लड़ेगा, और जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से इंडिया अलायंस ही पूरे देश में भाजपा को चुनौती देगा। और अगर टेक्निकली जिस हिसाब से हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहती है और कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रही है, उस हिसाब से अगर इम्प्लीमेंट होता है
तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि भाजपा 200 सीट्स पर भी आगे निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदी हार्टलैंड है, जो साउथ है, जो नॉर्थ है, जो पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, पंजाब है, वहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है, अगर पूरे तरीके से इंडिया अलायंस इंप्लीमेंट हो जाता ग्राउंड पे। और जहां तक ये भाजपा के प्रवक्ता, तो ये अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि कैसे 2024 में जनता ने आपको हटा दिया। चलिए ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है। बातें हैं वो जनता को भी नहीं समझ आ रही, और आपका हटने का जो नंबर है 205 में से 205 जमानत जब्त थी वो सभी ने देख लिया, और समझ नहीं आ रही इसलिए हो रहा है। एक तरफ कट्टर ईमानदार और एक तरफ 3 मंत्री जेल में। मुझे लगता है मैडम ये जो रटा रटाया पैटर्न है आपका, रटा रटाया जो पैटर्न है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा जनता को कि आपने क्या किया है। ये मेरा आपको जनता को ये बताना पड़ेगा, ये जनता को आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। एनसीआरबी के डेटा आज का देखिए आप, आज एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, हरियाणा इज मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन। एनसीआरबी का डेटा है 73 लोगों ने सुसाइड करी है नशे की वजह से। हरियाणा नशे में नंबर 1 हो गया है। 5 लाख रुपए आपने कोर्ट से सरकार पड़ी है के लिए। आप हॉस्पिटल नहीं बना पाए, आप स्कूल नहीं बना पाए, आप 11 लाख। चलिए सारे ना बोलिए भाई। बात करते हैं। चलिए ठीक है, रुक जाइए, समय नहीं है भाई। बोला कि 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ आएगा कि 3 लाख करोड़ रुपए का कैसे कर्जा हो गया हरियाणा में, क्योंकि आपको यही नहीं समझ आएगा कि सरकार कैसे चलाई जाती है। अच्छा ठीक है, रुकिए प्लीज। आप सरकार चला पाते आप। चलिए 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों की चर्चा अभी जारी है, हरियाणा में बयानबाजी हो रही है, देखना आगे क्या होता है। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।